दिसंबर 2011 पेपर 1-2 का क्वेश्चन है, ठीक है। द ट्राइंगल्स ABC एंड XYZ आर सिमिलर। ABC और XYZ ये दोनों एंगल्स आपको बराबर दिए हुए इन्होंने, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। चूंकि हमारे पास ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल Y है तो हमारे पास ये एंगल भी Y होगा, या यूँ कह लें कि अगर ये एंगल X है तो हमारे पास ये वाला भी एंगल X होगा, ठीक है। पहले पार्ट में हमें एंगल B फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल निकालना है। ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल हमारे पास 180 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं X प्लस Y प्लस एंगल B को ऐड करूँगा तो इसका आंसर 180 आएगा। तो मेरे पास यहाँ से एंगल B आ जाएगा, दैट इज़ 180 माइनस एक्स माइनस वाई, इसका आंसर यही आएगा। इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कहा है हमें। नेक्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ BC फाइंड करनी है हमें, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो हम उनकी साइड्स का रेशो ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर AB पिक करते हैं तो राइट साइड पर हमारे पास स्टार्ट 2 में XY, तो ये आ जाएगा AB अपॉन XY इक्वल टू मिडिल BC, वहाँ पर मिडिल कौन है हमारे पास YZ, और फर्स्ट क्लास को देखेंगे तो ये आएगा AC डिवाइडेड बाय XZ। हमने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमारे पास 3 है, XY की वैल्यू हमारे पास 4 है, लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ BC हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ YZ हमारे पास है 5 गिवन है, ठीक है ना। अब सिंपल आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये आ रहेगा 15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू लेंथ ऑफ B एंड C, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। हमें ये मालूम है कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। लेंथ 1 और लेंथ 2 अभी हम जाके डायग्राम से देख सकते हैं। तो लेंथ 1 हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ AB हमारे पास है 3, और यहाँ पर हमारे पास है लेंथ ऑफ XY 4, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स इट्स 9 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास इसका आंसर है। दिसंबर 2011 पेपर 2-1 का क्वेश्चन है ये। इन द डायग्राम ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास साइड AB, BC और AC इक्वल है, और एंगल A, एंगल B और एंगल C भी इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होती है। पॉइंट्स PQR lie on AB, BC, CA such that AP equal to BQ equal to CR. Show that triangle APR, BQP and CRQ are congruent. वर्किंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें शो करना है कि APR, BQP एंड CRQ आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात, AP, BQ और CR बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने लिख दिया गिवन। सेकंड चीज़, एंगल A, एंगल B और एंगल C ये बराबर है क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन सब की वैल्यू 60 डिग्री है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि AB और BC बराबर है और AP और BQ बराबर है, तो इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ PB और लेंथ ऑफ CQ भी बराबर है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मेरे पास AR, CQ और BP की लेंथ भी इक्वल है। तो हमने साइड एंगल साइड से प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। पार्ट 2, इट इज़ गिवन दैट AB इज 5, PQ इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। एरिया रेशियो के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। L1 4, L2 5 स्क्वायर किया 16 अपॉन 25। मतलब अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 तो PQR का एरिया 16 होगा। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल APR टू द एरिया ABC। APR का एरिया फाइंड करना है। अब पहला काम तो ये करेंगे कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल ABC में से अगर मैं ट्राइंगल PQR माइनस कर दूं तो मेरे पास जो पार्ट बचेगा वो ये ट्राइंगल कवर करेगा, ये ट्राइंगल कवर करेगा और ये ट्राइंगल कवर करेगा, ठीक है ना। यही वर्किंग हम करते हैं स्टार्टअप कि मैंने क्या कहा, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से PQR का एरिया माइनस करें। अब अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 है तो PQR का एरिया 16 है, तो हमने निकाल लिया पार्ट 2 में, तो ये आ गया 9। इसका मतलब तीनों येलो पोर्शंस का जो एरिया है वो 9 है, और अगर मुझे एक येलो पोर्शन का एरिया निकालना है तो ये आएगा 9/3, दैट इज 3। इसका मतलब कि एरिया ऑफ APR मेरे पास आ गया 3 और एरिया ऑफ ABC हम निकाल चुके हैं, दैट इज 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। जून 2011 पेपर 1-1 का क्वेश्चन है ये। टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर। ये हमें बता दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है, हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी शेप सिमिलर होगा कीप इन माइंड कि हमारे पास साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अब हम वो रेशियो कैसे निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर, जिस पे डबल लाइन है,
इस एंगल के सामने साइड कौन सी है बी, इसके सामने साइड कौन सी है 10.5, तो इनका रेशियो आ गया, तो ये आ गया बी अपॉन 10.5। इसी तरह सिंगल एंगल को देखें, इसके सामने साइड कौन सी है 5, इसके सामने साइड है ए, तो ये हो गया 5 अपॉन है और बचा क्या 4/7। अब हमने निकालना है बी और ए की वैल्यू, तो हमने 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे। पहले फर्स्ट को 4/7 से इक्वेट किया, फिर 5 अपॉन ए को 4/7 से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए और बी के आंसर आ गए। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। जून 2011 पेपर 1-2 का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आपको वॉल्यूम का रेशियो पता है 8:27 और आपको हाइट पता है सिलेंडर की 12 है। आपको हाइट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिमिलर शेप्स की बात हो रही है तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया, V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। V1/V2 की वैल्यू में पता है 8/27, तो हमने इस वैल्यू को बेसिकली यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो गया L1/L2 का होल क्यूब इक्वल टू 8/27। क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट बोथ साइड्स पर हमने अप्लाई किया, तो L1/L2 आ गया 2/3। L1 की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 12, यहाँ पर 12 फुट किया। L2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो L2 का आंसर आ गया हमारे पास 18। दिसंबर 2012 पेपर 1-2 का क्वेश्चन। इन द डायग्राम द पॉइंट्स P and Q lie on the side BC and AC of triangle ABC. AB is parallel to QP, जो कि आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। AQ is 2, QC is 4. The area of the triangle CPQ is 6 centimeter square, तो इसका एरिया आपको दे दिया 6 centimeter square. Find the area of triangle AQP. तो एरिया ऑफ AQP divided by area of CQP is equals to L1 divided by L2. स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डिसिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉमन लाइन शेयर कर रहे हैं। तो AQP में आपको वैल्यू पता है AQ की दैट इज 2 और CQP में हमें वैल्यू पता है CQ की दैट इज 4 और एरिया ऑफ CQP की वैल्यू हमें पता है 6। तो एरिया ऑफ AQP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CQP की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया ऑफ AQP इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल ABC का फाइंड करना है, तो ट्राइंगल ABC के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CPQ इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। ABC और CQP ये दोनों मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो हमारे पास ये और ये एंगल इक्वल आ गया, दोनों में कॉमन एंगल C आ रहा है और दोनों के पास एंगल Q और एंगल A भी इक्वल होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल के दोनों एंगल्स इक्वल होगा, इसका मतलब तीसरा एंगल भी हमारे पास इक्वल है। तो एरिया ऑफ ABC में हमें लेंथ मालूम है 2 + 4 6 आ जाएगी और CQP में लेंथ हमें मालूम है 4 है। CQP का हमें एरिया भी दिया हुआ है दैट इज 6। तो एरिया ऑफ ABC हमारे पास आ जाएगा 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ गया, सॉरी डिवाइड वहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 9 = 27 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 13.5। ये हमारे पास एरिया आ गया ABC का। लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। ABP अगर मैं शेड करूँ इसको तो ये हमारे पास ये छोटा वाला ट्राइंगल बच रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास है ABP, ठीक है। कैसे करेंगे अब इसको फाइंड? हमें एरिया ऑफ ABC पता है, तो ABC के एरिया में से मैं सारे एरियाज को माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ ABC इज 13.5 माइनस एरिया ऑफ CPQ, एरिया ऑफ CPQ ये हमने कहा 6 माइनस एरिया ऑफ AQP ये हमने निकाला था 3, तो ये आ गया 3। इन सबको हमने माइनस किया तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास एरिया ऑफ ABP आएगा। 13.5 माइनस 9 इज 4.5, ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। दिसंबर 2012 पेपर 2-1 का क्वेश्चन है। AB and CD are parallel. EGHF is a straight line. GK bisects AGH. Bisects मतलब equally divided in two parts. And HK bisects CHG. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज ये पूरा एंगल मेरे पास 50 है तो ये एंगल 25 हो जाएगा और ये एंगल 25 हो जाएगा। इसका मतलब है बाइसेक्ट करना। पहले पार्ट में फाइंड करना है KGH। KGH का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पूरा एंगल हमारे पास 40 आएगा। 40 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, तो पूरा एंगल 40 है तो 40 का हाफ हमारे पास हो जाएगा 20, तो पहले का आंसर हमारे पास आएगा 20। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है जी एच के। जी एच के का मतलब कि हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पहली बात ये है कि अगर ये वाला एंगल 40, यहाँ पर ये एंगल 40 है तो हमारे पास ये एंगल भी 40 आएगा। किस प्रॉपर्टी से आया? और करस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया। अगर ये ब्लू एंगल 40 है मेरे पास तो ये पूरा एंगल मैं निकाल सकता हूँ सिंपली 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 140। अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि एच के बाइसेक्ट सी एच जी, वही वाली कॉन्सेप्ट के ये इक्वल डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में। तो अगर ये पूरा एंगल 140 है तो जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है ये अंदर वाला, ये हमारे पास 140 का हाफ 70 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द बाइसेक्टर्स ऑफ HGB एंड DHG intersect at L. State the name of the special quadrilateral HKGL and give your reasons। अच्छा, HKGL का नाम क्या है? ये दो आंसर लिखे हैं 70 20, ये हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिए थे। अगर ये एंगल 70 हमारे पास है, ये एंगल 20 है, तो हम एंगल के निकाल सकते हैं, इट विल बी 90। दोनों को ऐड किया और 180 से माइनस किया तो ये एंगल 90 आ गया। अगर ये एंगल हमारे पास 140 गिवन है तो 140 का मतलब ये हुआ, सॉरी 40 का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल 140 आ गया 180 से माइनस करके। GL क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी 70 है और ये एंगल भी 70 है, तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ गया 90। 70 + 20 इज 90। ऊपर हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास ये वाला एंगल 20 है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 बन रहा है। तो यहाँ पर सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री हैं, तो HKGL हमारे पास एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसके सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, शो द ट्राइंगल OCA एंड ODB आर सिमिलर। पहली बात यहाँ पर जो गलती होती है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल नहीं है क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है, तो कोई ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, सिर्फ एक एंगल इक्वल होगा जो कि O का होगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास COA इज सिमिलर इज इक्वल्स टू DOB, और एक किस प्रॉपर्टी से कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो एंगल की बात होगी। अब साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, तो 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5 एंड 3/2, इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम है, दैट इज 1.5। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड से रेशो भी इक्वल है और एक एंगल हमारे पास बराबर है, तो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद BD 2.7 फाइंड AC। हमने फाइंड आउट कर लिया कि OCA इज सिमिलर टू ODB। इनको हम लिखें अगर रेशो की फॉर्म में तो ये आएगा OC/OD, CA/DB एंड OA डिवाइडेड बाय OB। हमें तो यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। OC की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज़ 1.5, OD की हमें मालूम है 2.25, CA हमें फाइंड आउट करना है तो CA तो निकालना है हमें, एंड वैल्यू ऑफ BD ये हमें नहीं पता, BD की जगह BD, वैल्यू ऑफ OA इज़ 2 एंड OB इज़ 3। BD की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2.7, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं BD की वैल्यू पुट करके। BD इज़ 2.7, तो हमने इक्वेट किया CA डिवाइडेड बाई 2.7 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास AC या CA की वैल्यू आ जाएगी 1.8, ये इसका आंसर है। दिसंबर 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन। पहले पार्ट में फाइंड करना है CHF का मतलब ये x फाइंड करना है। ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, दोनों एंगल्स को ऐड किया 180 से माइनस किया, x का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है GHD, जहाँ पर ये y मेंशन है, y और x बराबर होगा, प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड पार्ट में HGB फाइंड करना है, ये हमारे पास यहाँ पर U बन रहा है, पैरेलल लाइंस मौजूद हैं, तो A + y = 180 हो जाएगा, y मालूम है, उससे हम आराम से A निकाल सकते हैं। जून 2012 P11, these two triangles are congruent, the lengths are in centimeters। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, मतलब एग्जैक्ट शेप होगा और एग्जैक्ट साइज होगा। तो अगर यहाँ पर एंगल 61 है, 46 और यहाँ पर एंगल 73 है, इसका मतलब थर्ड एंगल यहाँ पर 73 होगा और यहाँ पर थर्ड एंगल आएगा हमारे पास 61। अब एंगल के सामने वाली साइड, यहाँ पर 46 के सामने M है और यहाँ पर 46 के सामने 9 है,
तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह अब हमने निकालना है m के बाद n, 61 के सामने यहाँ पर n है और 61 के सामने यहाँ पर 11 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। जून 2012 पेपर 1-1 इन द डायग्राम ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। X is the point on BC, AX, Y and DCY are straight lines, AD 8, AX 7, AD 9 and CY 4. Show that the triangles ABX and YDA are similar. अब ABX और YDA को सिमिलर प्रूफ करना है तो पहले हम एंगल्स को देखेंगे। क्योंकि लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल कहीं ना कहीं आएंगे। BAX ये एंगल और AYD ये एंगल ये बराबर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Z बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों एंगल्स बराबर हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है हमारे पास DAY, ये ग्रीन एंगल है, ये बराबर होगा BXA के। ये भी वही प्रॉपर्टी Z वाली, ठीक है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है और एंगल C एंगल D के इक्वल है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि एंगल B और एंगल D इक्वल हैं। जो कलर कोडिंग है वो सारे एंगल्स हमारे पास इक्वल है, रेड रेड से, ग्रीन ग्रीन से और ब्लू ब्लू से। तो अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल उनका बराबर है। तो हमने लिख दिया BAX इज इक्वल्स टू AYD, ब्लू वाली प्रॉपर्टी, ABX YDA, ABX ये हमने रेड वाली प्रॉपर्टी लिखी है, हम ये ग्रीन वाली को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AY, राइट। अब हमने ये प्रूफ तो कर दिया कि ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। कौन से ट्राइंगल्स हैं? ABX इज सिमिलर टू YDA। जब ट्राइंगल्स सिमिलर तो उनको लिखते हैं रेशियो की फॉर्म में, तो ये आएगा AB डिवाइडेड बाय YD इज इक्वल्स टू BX डिवाइडेड बाय DA इक्वल टू AX अपॉन YA। हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है वैल्यू ऑफ AY, ये हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? AB की वैल्यू हमें पता है 8 डिवाइडेड बाय YD की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? ये था तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर ये साइड 8 है तो ये भी 8 होगी, और अगर ये साइड 9 है तो ये पूरी लेंथ हमारे पास 9 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ DY आ चुकी है 8 + 4 = 12 इज इक्वल्स टू BX हमें नहीं पता, DA नहीं पता, इसको हम DA हमें पता है 9, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें निकालना है YA। AX हमें मालूम है 7 और YA जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो AY क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास आ जाएगा 7 × 12 डिवाइडेड बाय 8। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10.5। ये हमारे पास AY का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास CX। अब CX के लिए दो ट्राइंगल हम लेंगे, एक हम ले लेते हैं DAY और दूसरा हम लेंगे CXY, ठीक है ना। एक बड़ा ट्राइंगल, एक हमारे पास बड़ा ट्राइंगल है DAX और एक चल रहा है CXY। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। जब सिमिलर हो गए तो अब हम रेशियो अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा DA 9 डिवाइडेड बाय CX जो हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल्स टू DY दैट इज 12 डिवाइडेड बाय CY दैट इज 4। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, तो 4 × 1 4 × 3, तो CX आ जाएगा 9/3 दैट इज 3। तो ये हमारे पास CX का आंसर। It's December 13, paper 2-1. In triangle ABCD is the point on BC such that AD bisects BAC. Bisects का मतलब equally divided in two parts. And E is the point on AB such that AE equal to AC. Show that the triangle AED and ACD are congruent. Congruent means same shape and same size. पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी कि AE और AC बराबर है, क्योंकि हमें गिवन था ये। सेकेंड में हमने कहा कि AD इज इक्वल्स टू AD, AD इज अ कॉमन लेंथ बिटवीन टू ट्राइंगल्स। लास्ट पार्ट में हमने कहा कि EAD और CAD बराबर है, मतलब इसका ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि AD हमारे पास जो लाइन है दैट इज एन एंगल बाइसेक्टर जो कि आपको गिवन है। इसी लिहाज से हमने प्रूव कर दिया कि AED और ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। किस प्रॉपर्टी से किया? साइड एंगल साइड से किया। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है कि ABD बराबर है x के, EDB बराबर है y के और ACB बराबर है z डिग्री के। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास AED और ACD कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर ये एंगल z होगा तो ये एंगल भी z होगा।
अगर ये एंगल Z है और BE एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं 180 माइनस Z से। अब ये एंगल मालूम है और BED ये एक ट्राइंगल है, तो हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे कि x प्लस 180 माइनस Z प्लस y इक्वल टू 180, यहाँ से हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y और z आ जाएगा, दैट इज z माइनस y, ये इसका आंसर है। December 13, paper 2-2. It says that AB and BC are chords of a circle center O. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC. ABC is 108. Find DOE. तो कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? आपको DOE ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग हेयर, एंगल D और एंगल E आपके पास 90 होंगे. ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से लाइन है कॉर्ड पर तो ये एंगल आपके पास 90 हो जाएंगे. तो अब आप ये कह सकते हो कि 108 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 360 एंड एंगल ओ इक्वल्स टू 72 डिग्री. तो आंसर क्या होगा? डी ओ ई इक्वल्स टू 42 डिग्री, बिकॉज पहले रीज़न मैं लिखूंगा कि ओ डी ई इक्वल्स टू ओ ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. दोनों एंगल हमारे 90 थे. और हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स in quadrilateral, that means four-sided figure, is 360 degree. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. पार्ट बी, a circle center P and a circle center Q intersect at R and S. तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर है, राइट. शो दैट ट्राइंगल PRQ is congruent to ट्राइंगल PSQ. तो पहली चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि PRQ में आपके पास PR और PSQ में आपके पास PS, ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे. और रीज़न क्या होगा कि ये आपके पास दोनों रेडियस है. सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि QR बराबर है QS के और इसका भी रेडियस आपके पास रीज़न होगा. और लास्ट मैं ये कह सकता हूँ कि PQ बराबर है PQ, क्योंकि PQ आपके पास दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन लेंथ है. ऑलराइट, तो हमने ये प्रूव कर दिया इन तीन प्रॉपर्टी से कि ट्राइंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSQ with the property of side side side. तो ये आपका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, RS and PQ intersect at T. State the name of the special quadrilateral PRQS. तो ये आपके पास एक काइट बन रहा है. फाइंड PTR. तो PTR का जो एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास काइट्स में जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल आपका 90 होता है. तो ये आपका आंसर. जून 2013, P11. Mariam makes two geometrical similar cakes. The height of the cakes are 6 centimeter and 9 centimeter. Mariam decorates each cake with a ribbon around the outside. The length of the ribbon for the larger cake is 66 centimeter. Find the length of the ribbon for the smaller cake. यहाँ पर concept apply करेंगे similar shapes का. जब shape similar तो ratio हमारे पास equal हो जाएगा, तो ये आएगा 6 divided by x is equals to 9 divided by 66. सिंप्लीफाई किया, 3 3 जा 9, 3 2 22 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर. पार्ट बी, मरियम यूजेस 1600 मीटर क्यूब ऑफ केक मिक्सचर टू मेक द स्मॉलर केक. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ केक मिक्सचर शी यूजेस टू मेक द लार्जर केक. वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 होल क्यूब. V1 हम ले लेते हैं स्मॉलर को और V2 हम ले लेते हैं लार्जर को. तो स्मॉलर की हमारे पास लेंथ जो गिवन थी हमें वो थी हमारे पास 6 और लार्जर की जो हमें हाइट गिवन थी वो हमारे पास थी 9. तो लेंथ हमारे पास आ गई. स्मॉलर का हमें वॉल्यूम पता है 1600, तो V1 की जगह हम बेसिकली वैल्यू पुट कर देंगे इसकी. इट्स 1600 डिवाइडेड बाई V2. सॉल्व करेंगे और हमारे पास V2 का आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व किया हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 5400 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा. जून 2013, P21 का क्वेश्चन. FAECG and ADB are straight lines. D is parallel to BC. FAD is P degree and AED is Q degree. Find an expression in terms of P and Q for BCG. BCG मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है. अब अगर ये एंगल हमारे पास Q होगा तो ये एंगल भी Q आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से. अगर ये एंगल Q है तो क्या बचा हमारे पास 180 माइनस Q. तो पहले का आंसर आ गया. सेकंड पार्ट DBC. DBC मतलब ये एंगल A फाइंड करना है. अगर हम A, B और C को देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है. ये एंगल कैसे आएगा? अगर ये
P है तो ये आ जाएगा 180 माइनस पी, तो 180 माइनस पी प्लस ए प्लस क्यू इक्वल टू 180, तो हमारे पास एक आंसर आ गया P माइनस क्यू। नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज़ दी है कि ए 7 है, ई सी 3 है, डी ई 5.6 और बी डी 2.1, फाइंड बी सी। हमारे पास यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए डी ई और ए बी सी। कैसे पता लगेगा? लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल बराबर है, हमारे पास कॉमन एंगल बी है, तो ये ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो उनको हमने लिखा रेशो की फॉर्म में। इसको लिखने के बाद जिनकी वैल्यूज़ हमें मालूम थी हमने इसको पुट कर दिया। तो वैल्यू ऑफ डी इज़ 5.6, बी सी हम फाइंड करना चाहते हैं, ए की वैल्यू 7 और ए सी हमारे पास पूरी लेंथ हो गई 7 + 3 10। यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ बी सी आ गई 8। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड ए डी। इसी रेशो में हमने ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी 7/10 यूज़ किया। ए डी की जगह ए डी, ए बी। अगर हम फिगर में देखें तो ए बी क्या है हमारे पास? ए बी इज़ वॉट? ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी। तो यही हमने रिलेशन यूज़ किया थी एक्सप्रेशन में। ए डी प्लस ए बी की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 2.1 इक्वल टू 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी 4.9। It's December 14, paper 2-1. A, B, C and D are points on circumference of the circle and AC is a diameter. ये important point था एक। पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है ए ई डी, ए ई डी। इसका मतलब ये एंगल ई हमें फाइंड करना है। हम ट्राइंगल ले रहे हैं एफ डी ई। ये ट्राइंगल आ गया, इसमें 90 पता है, 67 पता है, दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ई आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 23। पार्ट 2, फाइंड सी बी ई, गिव अ रीज़न ऑफ योर आंसर। सी बी ई एंगल कौन सा है हमारे पास? ये एंगल है सी बी ई का, ये वाला एंगल। ये एंगल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, सर्कल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डायमीटर के दोनों एंड से हमारे पास एक थर्ड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे आता है तो वो हमेशा हमारे पास एंगल 90 का बनता है। तो ये एंगल 90 आ जाएगा। जब ये एंगल 90 आ गया, ए एफ ई एक स्ट्रेट लाइन चल रही है हमारे पास, तो इस 90 को जब हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बी एंगल 90 आएगा, और यही इसका रीज़न था। एक्सप्लेन वाई डी एफ इज़ पैरेलल टू सी बी। डी एफ पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। इसका मतलब है लाइंस हमारे पास पैरेलल है, बेसिकली यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये दोनों। तो ये इसका रीज़न था कि क्योंकि एंगल सेम है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो लाइंस हमारे पास पैरेलल है। December 14, P22, question number 2, part B. In triangle PQR, the bisector of PQR and PRQ intersect at Y. The straight line XYZ is parallel to QR. Prove that the perimeter of triangle PXZ is PQ plus PR. अगर हम PXZ का perimeter का normal formula लिखेंगे तो perimeter is what? Sum of all sides, so it will be PX plus XZ plus PZ. ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पर ये कहा हुआ है कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, जो कि एक्स वाई है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल यहाँ पर होगा छोटा वाला ए, तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। ये मतलब वो बाइसेक्टर का हमारे पास, तो हमारे पास एक्स क्यू वाई का एंगल ए है क्योंकि हमारे पास क्यू वाई बाइसेक्टर है, ठीक है, पहली बात। अब अगर ये वाला एंगल ए होगा तो ये एंगल भी ए होगा। ये एंगल क्यों इक्वल हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी, जेड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा ट्राइंगल है हमारे पास एक्स क्यू और वाई, इसमें दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई और एक्स क्यू की लेंथ हमारे पास बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यही काम हम ट्राइंगल वाई जेड और आर पे करेंगे। अब पहली बात, हमारे पास ये जो लाइन है वाई आर की, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बी होगा तो ये एंगल भी बी होगा, पहली बात। दूसरी बात, लाइंस चूंकि ऑल्टरनेट हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। यहाँ भी जेड प्रॉपर्टी आएगी, तो अगर ये एंगल बी होगा तो ये एंगल भी बी आ जाएगा। वाई जेड आर में दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास लेंथ वाई जेड और जेड आर की बराबर होगी। अब आते हैं मेन इक्वेशन नंबर 1 पे, जिसमें हमने कहा था कि पी एक्स जेड बराबर है पी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस पी जेड, ठीक है। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स वाई बराबर है एक्स क्यू के, ये हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, कलर के हिसाब से आप देख सकते हो, और वाई जेड बराबर है जेड आर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस पी जेड प्लस जेड आर। अब पी एक्स प्लस एक्स क्यू, अगर यहाँ पर हम देखें पी एक्स प्लस एक्स क्यू, ये बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ पी क्यू है, तो ये आ गया पी क्यू। इसी तरह पी जेड प्लस जेड आर, ये हमारे पास लेंथ ऑफ पी आर है, तो ये आ गया पी आर, और यही हमें प्रूफ करना था।
It's June 14, paper 1-1. In the diagram AB equal to AC and AD is parallel to BC. A line from D intersects AC at E and BC at F. AD is 38 and BAC is 66. Find DFC. तो आपको फाइंड क्या करना है? यू नीड टू फाइंड DFC, ये एंगल आपको फाइंड करना है और इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी 38, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड ABC। अब हम ये ABC का एंगल कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन पता है, दैट AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल टू AC मतलब कि ये दोनों लाइंस आपके पास बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। हम कहेंगे x प्लस 66 इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई करना है अपने इसको, 180 माइनस 66 एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 57। तो आपके पास आंसर आ गया ABC का 57 डिग्रीज। लास्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड AED। अब अगर आपके पास ये एंगल 57 है तो इसकी वजह से एंगल A आपके पास 57 होगा। विच वन? दिस वन। ऑलराइट, ये आ गया 57। कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको? E फाइंड करना है। तो आपको बाकी दो एंगल्स तो मालूम है, तो AED के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 57 प्लस 38 प्लस एंगल E जो कि आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180। सो एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 57 माइनस 38 एंड दैट इज इक्वल्स टू 85। ये आपका इसका आंसर। Okay, it's June 14, paper 11. In the diagram, AB is equals to AC and AD is parallel to BC. A line from D intersects AC at E and BC at F. ADE is 38 and BAC is 66. Find DFC. DFC कौन सा एंगल है हमारे पास? DFC ये एंगल है। 38 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारे पास Z वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। ऑल्टरनेट एंगल पे हमारा एंगल आ गया 38। नेक्स्ट पार्ट इज ABC। ABC ये एंगल A हमें फाइंड करना है। गिवन दैट AB एंड AC आर इक्वल मीन्स कि हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस है। A निकालने का आसान तरीका, A प्लस 66 प्लस A इक्वल टू 180, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई, दैट इज 57। नेक्स्ट पार्ट इज AED। ये एंगल चाहिए। अब जो एंगल ये वाला C होगा वही एंगल ये A होगा 57, ठीक है। क्यों होगा? जहाँ पर भी वो Z वाली प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल लग रहे हैं। 57 मालूम है, 38 मालूम है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये हमारे पास E का आंसर आ जाएगा।